आज हम जो बात आपके साथ करने वाले हैं वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कल से जुड़ी हुई हैं। कल हम सब ने रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया, हाँ? रिश्तों के बारे में हमने बात किया, चीजों के बारे में हमने बात किया। आज हम उन रिश्तों पे अब और आगे चलेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ अभी आत्मिक स्थिति के अनुभव तक जाना चाहता हूँ कि आप सब उस आत्मिक स्थिति को रियलाइज कर पाए, उसको फील कर पाए, तभी आपके लिए समाधान बनेगा। जैसे क्या होता है कि हम कभी भी कोई चीज को जान तो लेते हैं, नोइंग इज डिफरेंट थिंग। मैंने पहले दिन ही आपको एक स्लाइड शेयर किया था जिसमें हमने बात करी थी कि लाइफ इज एन आर्ट, जिसका पहला पोर्शन होता है अवेयरनेस। ए फॉर अवेयरनेस, आर फॉर रियलाइजेशन एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपने आत्मा के विषय में जाना, आपने ये जान भी लिया कि मैं आत्मा हूं, इस अंतर को रियलाइज भी कर लिया। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगी? जब आप इस इंफॉर्मेशन को बार बार खुद को देंगे। आप जितनी बार इस इंफॉर्मेशन को खुद को देंगे, आपकी शक्तियां उतनी ही जागती जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आवाज क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको ना? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मैं आपसे बात करूंगा, जब ये दोनों बातें बहुत क्लैरिटी के साथ मेरे पास आ जाती हैं, तो मुझे समझ में आना शुरू हो जाता है कि किस चीज की कितनी शक्ति है। कल हमने एक बात करी थी, आपको याद होगा, कि हम 6 एरियाज में अपने संबंध रखते हैं। आप मुझे खुद सोच के बताइए कि आप और हमारी सबकी जो लाइफ होती है ना, जो हमारा सारा जीवन होता है, वो सारा जीवन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जीवन किस बारे में होता है? उन 6 एरियाज में होता है, बल्कि 7 एरियाज में। पहला उस एरिया कौन था? उसमें मैं, मी। दूसरा एरिया कौन था? फैमिली। तीसरा एरिया कौन था? हमारा वर्क प्लेस, जहां पे हम काम करते हैं। चौथा एरिया क्या था हमारे पास? फ्रेंड सर्किल। पांचवा एरिया क्या था हमारा? कम्युनिटी, समाज, सोशल। ठीक, उसके बाद क्या था? नेचर, प्रकृति। और फिर क्या था? गॉड। आप चेक करिए आपके पूरा जीवन चक्र, जो भी आपकी कहानी बन रही है, जो भी आज तक आपका पास्ट बना है, या जो भी आप आज प्रेजेंट में करने वाले हैं, या जो भी आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये तीनों की तीनों चीजें इन 6 से 7 सेगमेंट के अंदर ही होती हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है या गलत है? वीडियोस में आप हाथ खिला करके बताइए, मैं जो बात कह रहा हूं सही है नहीं? आपके जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके जीवन में आज तक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कहीं पे आप अंतर करते हैं, कहीं पे आप मजबूत महसूस करते हैं, कहीं पे कमजोर महसूस करते हैं, वे इन सब 6-7 एरियाज के अंदर ही होते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है आप सबसे कि जो ये एरियाज हैं, क्या इनको मैनेज करने के लिए आपके पास बचपन से लेके अब तक कोई भी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिससे कि ये स्मूथ चले? देखिए, मैं आपको अभी इसके बारे में, मैं आप सबको सामने ला करके बात रखूंगा सब सामने। मैं यहाँ पे जो भी न्यू है, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, वो हाथ उठाइए, जो सामने वीडियो जिनका खुला हुआ है और पहली बार कोर्स कर रहे हैं। यस, जैसे प्रियान बत्रा जी को मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रियान बत्रा जी के नंबर पे जो सिस्टर है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। क्या आपका जीवन वैसा चल रहा है जैसा आप चाहती हैं, या उसका विपरीत चल रहा है, मतलब कंप्रोमाइज चल रहा है? क्या कहेंगे आप अपने जीवन के बारे में? आप जैसा जीवन चाहती हैं, आपका जीवन वैसा चल रहा है, या जैसा चाहती हैं वैसा नहीं चल रहा है, उसमें कुछ चैलेंजेस है? कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सॉरी, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कंप्रोमाइज का है ना? जैसे इन्होंने बताया। अब ऐसे और जो नए पहली बार कोर्स कर रहे हैं, और कौन कौन जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम? यस, पुष्पा जी बताएंगे। पुष्पा जी क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिए अपने को। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कंप्रोमाइज कर रहे हैं, है ना? अच्छा, शायद जसवीर जी ने भी हाथ हैंड रेज किया था। जसवीर कौन? अपने को अनम्यूट करके बताइए आप। क्या जीवन वैसा चल रहा है जैसा हमारा जीवन चाहते हैं, या कंप्रोमाइज्ड है? भैया मैं आपसे जुड़ी तो यहाँ पहली बार हूँ, लेकिन कोर्स तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, 6-7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, चाहे इवन देन जो है पुराने जुड़े वो भी सब सोच के देखिए। यहाँ पे समझना ये है आपको कि यदि मेरा जीवन वो नहीं बन रहा है जिसमें कि सुकून हो, जिसमें कि सफलता हो, जिसमें कि संतुष्टता हो, जिसमें कि संपन्नता हो, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब जो पैटर्न ऑफ लिविंग मेरे पास अवेलेबल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
जो भी पैटर्न ऑफ लिविंग मेरे पास अवेलेबल है वो पैटर्न ऑफ लिविंग इनसफिशिएंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब है या सही है, नहीं, बट दैट वाज इनसफिशिएंट। एम आई करेक्ट और नॉट? अगर वो सफिशिएंट होता तो आप वो जीवन जी रहे होते। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आपने खाना खाया होगा, या कुछ लोग लेट खाते हैं, बाद में खाने वाले होंगे। खाना खाते हैं तो भूख मिटती है नहीं? खाना खाते हैं तो भूख मिटती है नहीं? पानी पीते हैं तो प्यास मिटती है या नहीं? किसी पेपर के ऊपर कुछ लिखते हैं तो हमारा राइटअप तैयार होता है या नहीं? कहीं आप गाड़ी में बैठकर जाते हो और आप एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो तो वो गाड़ी वहां तक ले जाती है या नहीं? आप जहां की ट्रेन में, जहां की बस में बैठ जाते हो वो आपको उस स्थान पर ले जाती है या नहीं? तो आपको एक सवाल पूछना है सारे भाई बहनों को अपने आप से कि जो मैंने अपनी लाइफ को लीड करने के लिए वर्क पैटर्न चूज किया है, एजुकेशन पैटर्न चूज किया है, अपना बिलीफ सिस्टम चूज किया है, क्या वो मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रहा है? हाँ या ना? इस राजयोग से अलग की जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, जो भी कुछ आप आज से पहले जानते थे, क्या उससे आप उस दिशा में पहुंचे? सपोज करिए, अब और एग्जांपल पर जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चिंतन में लेके जाना चाहता हूं। आज जो टॉपिक है वो रियलाइजेशन टॉपिक है। एक्चुअली मैं सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं। सेल्फ रियलाइजेशन के बिना कभी भी आप जीवन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, अपनी हैबिट्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते आप। अगर मुझे अपनी हैबिट्स में परिवर्तन लाना है तो पहले मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, आप लिख सकते हैं डायरी में बड़ा बड़ा। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या पूछना है कि मेरा करंट लिविंग पैटर्न, मेरा करंट वर्किंग पैटर्न, मेरा करंट बिलीफ सिस्टम, तीन चीजें, मेरा लिविंग पैटर्न, मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा वर्क पैटर्न, मेरा एजुकेशन पैटर्न, क्या मेरे जीवन को मेरे मतलब पूरा सुंदर, चरित्रवान, सफल, शक्तिशाली, ब्यूटीफुल, लविंग, केयरिंग बना सकता है? कहने मतलब क्या है? जितना जैसा मैं जीवन की अपेक्षाएं जो एक इंसान रखता है अपनी जिंदगी में, क्या बना सकता है? अगर किसी कोई फिर भी जिद पे अड़ रहा हो और ये कह रहा हो कि हाँ बना सकता है, तो अब तक क्यों नहीं बना? किसके लिए रुका हुआ है? अगर पैटर्न इज राइट, प्रोसेस इज राइट, सब कुछ इज राइट, तो मुझे क्या दुखी होना अच्छा लगता है? मुझे क्या दर्द में रहना अच्छा लगता है? मैं फिर से यूज क्यों नहीं कर रहा हूं? ये तो ऐसी बात हो गई, मेरे पास दवाई भी है वायरस की, पर मैं लगा नहीं रहा हूं, बस वायरस के आने का इंतजार कर रहा हूं। व्हाट इज इट? तो आपको अपने आप से पूछना है, आत्मचिंतन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, याद रखिएगा मेरी बात। आप किससे भी झूठ बोल सकते हो, अपने आप से और ईश्वर से नहीं। तो सबसे पहले सच्चाई से अपना आत्मचिंतन करके आपको क्या लिखना है, चलिए लिखिए। अब आप मेरे कहने से काम करिए, कॉलम बना लीजिए अपना। आप एक पेपर के ऊपर 2 कॉलम बनाइए। मैं आपको जो एक्टिविटी करने कहता हूं ना, प्लीज उसे जरूर करिए। तभी, क्योंकि मैं भाषण नहीं करना चाहता, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि सारे जितने भी समाधान हैं वे आपके पास अवेलेबल है। यू डू नॉट नीड ऑफ एनीथिंग, बस ओनली यू नीड अ सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप अपनी लाइफ की हर समस्या का समाधान खुद पे खुद ढूंढ लेंगे। क्या करना है आपको? जस्ट यू ड्रॉ अ लाइन और 2 भाग, मतलब एक चैप्टर में 2 कॉलम बना लीजिए एक पेज के ऊपर। एक तरफ लिखिए योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियां, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, आपकी स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। और सेकंड साइड में लिखिए, आप सेकंड साइड में लिखिए योर वीकनेसेस एंड योर ऑब्स्टिकल्स, जो आपके मार्ग में बाधाएं हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो भी आपकी अनलर्निंग्स है ना, जो भी आपके सेल्फ एस्टीम को डाउन करने वाली चीजें हैं, वो सब
तो क्या रुकावटें हैं मार्ग की और क्या मेरा स्ट्रेंथ है जो मुझे लेकर के जाएगी, क्या चीज मेरी डेस्टिनेशन तक ले जाने में सपोर्टिव है और क्या क्या चीज है जो रुकावट है। ये दोनों साइड में आप लिखिए। लिखिए, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप सबको, जल्दी जल्दी, ज्यादा भी नहीं तो 5-5 तो कम से कम लिखिए। लिखा आपने? किस किसने लिख लिया? किस किसने लिख लिया? अच्छा, अब सवाल मेरा दूसरा है। जब आप ये लिख लो तो अपने से सवाल पूछो, अपने से सवाल पूछो, नीचे सवाल लिख लो अपने आपको। मेरे पास क्या अवेलेबल है जिससे मैं अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दूं? मेरे पास क्या अवेलेबल है जिससे मैं अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां पे एक और बात समझनी है। क्या से मेरा मतलब है आपका एजुकेशन पैटर्न, आपका मेंटल लेवल। देखिए, क्योंकि जर्नी तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? आपका मेंटल लेवल, आपकी माइंड पावर, आपकी इमोशनल पावर। क्या काम करेगा मैं आपको बताता हूं। आप देखना, आपने जो अपनी कमजोरियां लिखी होंगी और जो भी आपने मजबूतियां लिखी होंगी वो इस कैटेगरी में मिलेंगी आपको। मैं एक स्लाइड आपके सामने शेयर करूंगा अभी। ये स्लाइड आपको दिख रहा है, ऊपर एक वर्ड लिखा है आपने इंटेलिजेंस, और वहां पे नीचे लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा जो माइंड होता है वही हमारे सभी चीजों को डायरेक्ट करता है। आप देख लीजिएगा, आपकी जितनी भी कमजोरियां होंगी, जो भी आपने कमजोरियां लिखी होंगी, वो आदतों से संबंधित होंगी, वो माइंड से संबंधित होंगी। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मेरा मन में ये वीकनेस है, मैं अपनी इस आदत पे जीत नहीं पा रही हूं। इस तरह की घटनाएं आपके लाइफ के अंदर होंगी। या मुझे फलानी स्किल नहीं आती, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मुझे हिंदी सही से मैं नहीं कर पाती, मैं लिख नहीं पाती, मैं ऑफिस काम नहीं कर पाती। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 4 काइंड का इंटेलिजेंस होता है, लेकिन जिनका इंटेलिजेंस ये चारों प्रकार का संतुलित होता है, उनकी लाइफ बहुत सुकून में बीतती है और वो हमेशा खुश भी रहते हैं और विजेता की जिंदगी जीते हैं। और जो अपने इन चारों इंटेलिजेंस का बैलेंस नहीं रख पाते, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा आज आपको। जो इन चारों का बैलेंस नहीं रख पाते, उनके लिए जो मैंने आपको आपकी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई थी, वो 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए चैलेंजिंग हो जाती है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने कल आपको बताई थी, मैं फिर से एक बार उस स्लाइड को आप सबके सामने लेकर के आ रहा हूं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कल बताई थी, मी के साथ फैमिली, फैमिली वर्क, वर्क के साथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी, नेचर एंड गॉड। ये वो सेगमेंट है कि इन सब में उन चारों इंटेलिजेंस का ही प्रयोग होने वाला है जो अभी आपने लिखा। ये वो एरियाज हैं जो आपका जीवन है। एक इंसान की किसी का भी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा आप, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं या आपकी भी पूरी जिंदगी कहानी अगर आप लिखोगे, वो इन्हीं एरियाज में है। या तो आपकी जिंदगी आपकी भावनाओं के बारे में है, या आपके परिवार के संबंधों के बारे में है, या वर्क प्लेस के बारे में, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, नेचर और गॉड। इसके अलावा एक इंसान का जीवन और कुछ नहीं होता है। ये कंप्लीट लाइफ होती है किसी भी इंसान की। और
इंसान जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी पढ़ता है, आप चेक कर लीजिए, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो वर्किंग है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपके रोल्स हैं, वो इन्हीं के लिए बंधे हुए हैं। आपका इवन देन हर विचार इन्हीं चीजों संबंधित आता है। आप चेक कर लो, अपने सारे विचार लिख लो आप, या तो आपके विचार आपके बारे में होते हैं, या तो आपके विचार फैमिली के बारे में होते हैं, या तो आपके विचार वर्क प्लेस के बारे में होते हैं, है ना, या आपके विचार फ्रेंड्स के बारे में चलते हैं, कम्युनिटी समाज के बारे में चलते हैं, राजनीति के कम्युनिटी से राजनीति भी जुड़ी हुई होती है, नेचर के बारे में चलते हैं, जो कभी नेचर हम खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन है, कुछ बात चलती है, या फिर भगवान के बारे में चलती है। आप देखिए, आप सारे विचार इनसे संबंधित हैं। अब जब उन विचारों में, बहुत ध्यान से देखिएगा, वो विचार किस बारे में चलते हैं, वो विचार चलते हैं कि मी से मतलब मैं सफल रहना चाहिए, मैं खुश रहना चाहिए, मेरे को प्यार मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। परिवार के बारे में, मेरा परिवार सुखी स्वस्थ समृद्ध रहना चाहिए। वर्क मेरा शानदार होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। फ्रेंड्स मेरे अच्छे होने चाहिए, है ना, ये इसी बारे में थॉट चलते हैं। अब होता क्या है कि जो भी थॉट चलते हैं, ये सातों चीजें जब मैनेज नहीं होती हैं, इनमें जब वो रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है कि जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, विदाउट बीइंग डिजर्विंग। हम में से 95% लोग ऐसे होते हैं कि अपने को डिजर्विंग नहीं बनाते, बस डिजायर्स करते रहते हैं, बहुत सारी इच्छाएं करते रहते हैं। और याद रखिएगा, अगर विदाउट बीइंग डिजर्विंग आपकी डिजायर पूरी हो गई, तो वो डिजायर सिर्फ आपके जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। क्योंकि फिर वो जो जब डिजायर्स पूरी हो जाती हैं विदाउट बीइंग डिजर्विंग, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की होती, आप उसके योग्य नहीं होते, और वो चीज आपको मिल जाती है, तो वो चीज आप में गलत आदतों का निर्माण कर देती है। वो आपको कैजुअल बना देती है, वो आपको आलसी बना देती है, वो आपको इगोइस्टिक बना देती है ना, वो आपको रिजिड बना देती है, वो आप में दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड की भावना को कम कर देती है। ये बड़ी गहरी चीजें होती हैं, आप ध्यान से सोच लीजिए इस सब बातों को। लेकिन जब आप किसी चीज को मेहनत से, सच्चाई से और ईमानदारी से अचीव करते हो, किसी भी चीज को आप अचीव करते हो लाइफ में, यू वैल्यू दैट। और आप ही वैल्यू देते हैं, सब लोग उसको वैल्यू देते हैं। आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, आप हम्बल रहते हैं, क्योंकि आपके चारों इंटेलिजेंस बहुत बेहतर काम करते रहते हैं, जिनकी बात हमने अभी सबसे लास्ट वाली स्लाइड के पास जब हम पहुंचे और हमने अभी की। ये इंटेलिजेंस वाली रेशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है। यदि आपने चारों इंटेलिजेंस जान लिए, तो फिर आप अपने माइंड को ये समझ भी पाओगे कि मुझ में कौन सा इंटेलिजेंस कम हो रहा है, और किस इंटेलिजेंस की वजह से मुझ में ये वीकनेसेस आ रही हैं, और मैं इन्हें इंप्रूव कर सकता हूं अपने उस इंटेलिजेंस को बढ़ा करके, और कन्वर्ट कर सकता हूं स्ट्रेंथ में। सो आवर गोल टुडे इज how we convert our weaknesses into strength by using our pure true intelligence, all the 4 kind of intelligence, and we can make our life beautiful and better। हम अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। तो आइए एक एक चीज के लेकर के हम बात करेंगे आपके साथ में। सबसे पहले we will talk about rational intelligence। what is rational intelligence? क्या होता है rational intelligence? रैशनल इंटेलिजेंस होता है जो आप अपने स्कूल्स में किसी भी स्किल को सीखने के लिए अप्लाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं थिंकिंग माइंड, कॉन्शियस थिंकर। रैशनल जो माइंड होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली। यानी कि जब भी आपको मैं कोई सब्जेक्ट दूं, लेट्स से कि मैं आपसे बोलता हूं ना आज इस बारे में विचार करना, तो आप बोलोगे हाँ मैं सोच के बताऊंगा। जब भी आप कहते हो मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे रैशनल माइंड का यूज करना है। लेकिन रैशनल माइंड की कमजोरी होती है। क्या कमजोरी होती है? ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है, रिजल्ट कम देता है, इसलिए हम थक जाते हैं। आप चेक कर लीजिए, जब भी आपको किन्हीं सब्जेक्ट्स को बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वो चीज आपको बताती है क्या अब आप थक रहे हो एंड यू फील मतलब पजल्ड, स्ट्रेस्ड फील करते हो आप। मैं अब आपको ऐसे करके समझाऊंगा इस चीज को। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, जो नए साथी हैं उनमें से गाड़ी चलाना किसको आता है? कार ड्राइव करना। जो नए हैं, पहली बार कोर्स कर रहे हैं और कार ड्राइव करना आता है, जो नए हैं कोर्स कर रहे हैं और कार ड्राइव करना आता है, ऐसे कोई बैठे हैं सामने?
वीडियोस में? एनीवन? नए हैं, पहली बार कोर्स कर रहे हैं, ड्राइव करना आता है, प्लीज अगर कोई है तो हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा, मेरी आवाज उन तक आ रही है तो। कोई नहीं है? नेक्स्ट पेज पे है, हाँ यस कृष्ण कुमार जी हैं। यस कृष्ण कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप पहली बार कार चलाना सीख रहे थे जी तो जी। आपको कार अच्छे से आ रही थी चलानी? नहीं नहीं, बार बार नहीं। बंद हो रही होगी हाँ, स्टार्ट होती थी, बंद हो जाती थी। और डर भी रेस, लगता, और डर भी हाँ, लगता था। जी जी जी, रेस और क्लिच में डर भी वो लगा, नहीं बना पाते। सॉरी। रेस में और क्लच में कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते थे। हाँ, अच्छा, और उसमें क्या था, ज्यादा दिमाग कब लगा रहे थे आप, जब सीख रहे थे या आज जब चलानी आ गई है? जब सीख रहे थे सर। ज्यादा दिमाग लग रहा था ना? जी सर, जी सर। देखो ज्यादा दिमाग भी लग रहा था लेकिन फिर भी अच्छी नहीं चल रही थी गाड़ी, नहीं, रुक जाती थी, अटक जाती थी। अटक जाती थी। आज बिल्कुल भी दिमाग लगाते हैं गाड़ी चलाने में? नहीं सर, अब तो अब तो अपने आप ही चलती है वो, नींदों में भी चल जाती है। है ना। और खास बात ये है, खास बात ये है, अच्छी भी चलती है, डर भी नहीं लगता, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, और उसके साथ साथ और भी काम हो जाते हैं। जी जी और पहले एक कार ही रहती थी, है ना, कार पे ध्यान, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ते थे जैसे स्टीयरिंग छुटके ना भाग जाए हमसे। आजकल तो स्टीयरिंग एक उंगली से पकड़ चलाते हैं, लेकिन पहली बार तो स्टीयरिंग दोनों हाथों से, और फिर समझ आता है कि स्टीयरिंग दो हाथ से पकड़ूं या गियर भी डालना है, जी 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 होता है। तो जी सर। दिमाग ज्यादा लग रहा होता है लेकिन रिजल्ट कम आ रहा होता है। जी जी लेकिन क्या होता है, जब उसे बार बार आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो क्या होता है, वो रैशनल से सीखना शुरू किया तो रैशनल थका, लेकिन सीख कर आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया। सबकॉन्शियस को मैं स्पिरिचुअल माइंड बोलता हूं बेसिकली, सबकॉन्शियस में पहुंचा दिया। जब वो सबकॉन्शियस में पहुंच गया, अब दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, उस काम से फ्री हो गए। जी सारी माताएं बहनें अपने सवाल पूछे जिनको रोटी बनानी आती हो, पहली रोटी याद करो, जितनी माताएं बहनें हैं, पहली रोटी जिसने भी बनाई थी, गोल किस किस की बनी थी, एक भी हाथ उठा दो जिसकी गोल बनी हो पहली बार में। पहली बार में किसी गोल नहीं बनी थी, सबका इंडिया का नक्शा था। हाँ, सही बात कह रहा हूं मैं। लेकिन अच्छा, और सारा ध्यान किस पे था पहली बार जब रोटी बना रही थी? सारा ध्यान रोटी पे था, ये देखने में गोल हो रही है या नहीं हो रही है, हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ, एम आई करेक्ट? अच्छा, लेकिन क्या हुआ, जब अच्छे से बनानी आ गई, आज तो क्या होता है, बात भी करते रहते हैं, चकला बेलन नीचे चलते रहते हैं, रोटी गोल ही हो जाती है वो। कैसे हो गई? कैसे हो गई? कॉन्शियस माइंड से बार बार एफर्ट किया, सबकॉन्शियस माइंड ने प्लान कर दिया, मेरे सारे जो ऑर्गन्स थे उनको राइटली यूज किया, उतने ही बैलेंस में यूज किया, उतने ही प्रेशर में, मतलब प्रेशर तक भी फिक्स हो गया माइंड में कि बेलन चकले में कितना प्रेशर डालना है। बात करते करते भी नमक आज ठीक ही डलता है, और पहले जब सीख रहे थे तो ज्यादा नमक डल जाता था, कभी कम नमक डल जाता था, डरते थे नमक ज्यादा कम ना हो जाए। आज तो हाथ ऐसा सेट हो गया है कि बस चम्मच उतनी जाती है नमक में जितना चाहिए सब्जी में। और ये बात मैं आपको इसलिए अच्छी तरह बता रहा हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं, अपना खाना खुद ही हम बनाते हैं, पता है हमें कितना नमक और कितनी सब्जी और कितना रोटी और कितनी गोल। 9 साल की उम्र से खाना बनाता आ रहा हूं मैं शायद बहुत सारी माता बहनों से अच्छा खाना बना सकता हूँ, है ना। सो इंपॉर्टेंट ये है, कहने का मतलब क्या है, कॉन्शियसली जब आप मेहनत करते हो तो सब कॉन्शियस आपका ब्यूटीफुली प्लान हो जाता है। तो ये बताओ, जब कार चलानी आ सकती है बार बार चला के, रोटी बनानी आ सकती है बार बार चला के, और काम आ सकते हैं बार बार चला के, तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन क्यों नहीं हो सकता है बार बार करके? हाँ जी, हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, पहली बार में तो कार भी अच्छी नहीं चली थी, पहली बार में रोटी भी अच्छी नहीं बनी थी, तो पहली बार में अगर भगवान याद नहीं आ रहा तो कौन सी बड़ी बात है? व्हाट द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। एम आई करेक्ट और नॉट? करेक्ट। हाँ, सभी लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तब तक मेरी बात पहुंच रही है? सो इंपॉर्टेंट। सो रैशनल इंटेलिजेंस आपको पहले यूज करना पड़ता है, लेकिन वो क्या करता है, शुरू में आपकी ज्यादा ताकत यूज करता है, रिजल्ट बहुत कम देता है। फिर, और ये रिजल्ट कम क्यों देता है, उसका कारण एक दूसरा माइंड है आपका, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस।
आप चेक करना, आपके रैशनल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्ट्रैक्ट करने का जो माइंड है वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं होता वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, कंफ्यूज्ड, लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं अपने लक्ष्य पर। आप चेक करो, आप पढ़ने, मैं स्टूडेंट की बात करता हूं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठेगा, दिमाग में कोई दोस्त आ जाएगा, फेसबुक की कोई चैट आ जाएगी, इंटरनेट का कोई और काम आ जाएगा, तो क्या हुआ, इमोशंस कहीं और थे वहां चले गए। और जब इमोशन आपके ट्रेवल करते रहते हैं तो वो आपकी एनर्जी को एक जगह केंद्रित नहीं होने देते, और जब एनर्जी एक जगह केंद्रित नहीं होती तो क्या होता है, काम सही से नहीं होता। जब काम सही से नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती, जब सफलता नहीं मिलती तो डिप्रेशन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं, समझना आप मेरी बात को, मैं आपको लाइफ की रियलिटी पर रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों गड़बड़ाता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इमोशनल इंटेलिजेंस गड़बड़ाने के दो ही कारण हैं, आप लिख लीजिए बस। दो क्या, मैं 3-4 कारण लिखवाता हूं, चलो आज थोड़े से बढ़ा देता हूं कारण, थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर देता हूं कारणों का भी, है ना। पहला कारण क्या है, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। यदि आपकी अपेक्षा कुछ और है और सामने से वो अपेक्षा उस रूप में पूरी नहीं होती जो पिक्चर आपके माइंड में है, मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं। एक माँ अपनी बेटी को काम सौंप के जाती है, बेटी आज ना तू इस घर को बहुत अच्छे से ना, इस कमरे के सारे सामान को सेट कर देना अच्छे तरह से। या बेटे को दे दिया, मेरे घर में तो हम 3 बेटे थे तो मम्मी हमें देती थी, बेटी तो कोई थी नहीं, तो फिर हमें ही झेलना पड़ता था सब, है ना। जिस घर में बेटी होती है, बहन बहन होती है तो भाई लोग बच जाते हैं, नहीं तो फिर भाइयों पर ही आती है, करना ही पड़ता है। तो हमें सारे काम सौंप दिए जाते थे, ये करो जाके, ये करो। अब हम क्या करते थे, अब हम अपने मन से खूब अच्छा करते थे, भाई मम्मी ने कहा है तो फिर डांट पड़ेगी तो अच्छे से करो सब, पर डांट फिर भी पड़ती थी, है ना। वो कितना ही अच्छा कर लो, डांट तो फिर भी पड़नी थी। क्यों, वो आती थी, तेरे को इतनी अकल भी नहीं है, ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। अरे भाई मुझ में जितनी थी मैंने कर दी, अगर रह गई तो तुम कर लो। सारे घरों का यही हाल है। अब बताओ, जब दोनों आप अलग अलग आत्मा हो तो दोनों की बुद्धि अलग अलग होगी या एक जैसी, अलग अलग। अब या तो आप सामने वाले को बता के जाओ कि भाई ये फोन यहाँ रखना, ये बोतल यहाँ पे रखना, ये वाली चीज वहां पे रखना, या तो पहले बता के जाओ कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखना, और आपके दिमाग में क्या चाहिए आपको पहले से बता दो मुझे। और अगर आपने बताया नहीं, आपने कहा कि भाई इस कमरे को ठीक से मैनेज कर देना, तो मैं मैनेज अपने माइंड से करूंगा या आपके माइंड से करूंगा, और आप आके चीजों को किसके माइंड से देखोगे, अपने माइंड से। अब अगर आपके माइंड के हिसाब से पिक्चर वहां की दिखाई नहीं दी जो आपके माइंड में पिक्चर है, आपने अपने माइंड में कुछ और पिक्चर बना रखी है, और उससे क्या हो जाएगा, अब वो पिक्चर मीट नहीं करेगी। कमरा किसी और रूप में सजा हुआ है, आपने किसी और रूप में सोचा हुआ है, अब सोचा हुआ आपने बताया नहीं है। कल भी मैंने बताया था कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेट किया नहीं अपनी भावनाओं को प्रॉपर तरीके सामने वाले से, एक्सपेक्ट कर लिया कि ऐसे होना चाहिए, सामने वाला वो कर नहीं पाया। अब आप आकर क्या करोगे, दूसरी वाली काम शुरू हो जाएगा आपका, दूसरा इमोशन। पहला हुआ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आपको मजबूर कर देगा सामने वाले को करेक्ट करने के लिए। अब आएगा इमोशन ऑफ करेक्शन। एक्सपेक्टेशन से क्या पैदा होगा, इमोशन ऑफ करेक्शन। और क्या पैदा होगा, इमोशन ऑफ एंगर। और क्या पैदा होगा, बहुत गहरी गहरी बातें ये सारी। उसका और क्या पैदा होता है, इमोशन ऑफ डिस्ट्रस्ट। तुम पे तो भरोसा ही नहीं कर सकता, तुम्हें तो कोई काम सौंप दो तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। सारी माएं ऐसी बोलती हैं अपने बच्चों को। और आप सब जो सुन रहे हो ना, ये सब आप सबने भी बोला होगा जरूर, गारंटी दे रहा हूं मैं, कोई होता ही नहीं है जो ना बोलता हो। मेरे पास इतने काउंसलिंग आते हैं, सब बोलते हैं।
और तो छोड़ो, यहां तक बोलते हैं मेरी माँ ने तो मुझे बहुत अच्छा तैयार, सास बहू के सारे झगड़े देख लो आप, हमारी माँ ने तो बहुत अच्छा सिखाया, तेरी माँ ने क्या सिखा के भेजा। देखो आप सारे झगड़े इसी बात के। एक्सपेक्टेशन, करेक्शन, है ना, डिस्ट्रस्ट। अच्छा एक बताओ, आप में से किसी को करेक्शन पसंद है कि कोई मुझे करेक्ट करे? एनीवन लाइक्स करेक्शन? कौन कौन है जो करेक्शन पसंद करता है, जरा हाथ उठाओ। करेक्शन, कि कोई मुझे करेक्ट करे। माला बहन नहीं है, अभी आप हाथ जरूर उठा रही हो। करेक्शन पसंद नहीं है कि कोई करेक्ट करे सबके सामने। अगर मैंने कोई चीज करी, मैंने तो अपने मन से बहुत अच्छी करी, और आते किसी ने मुझे कह के और सीधा करेक्ट करना शुरू कर दिया, मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। नो वन कैन टॉलरेट इट। उसको लगेगा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा थोड़ी था, इतना मेहनत से किया, पहले थोड़ी तारीफ तो कर देते फिर करेक्शन करते। दुनिया की सबसे बड़ी हंगर होती है हंगर ऑफ एप्रिशिएशन। लिख लो आप सब बड़ा बड़ा। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, दूसरों तो पहले उनको एप्रिशिएट करो, फिर करेक्शन की बात करो। अगर आप एप्रिशिएट कर दोगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, अरे हाँ मैंने कुछ तो अच्छा किया है। अब फिर उसको बताओ कि देखो अगर आप इसमें ये और ऐड कर लेते ना, अगर इसे ऐसे और कर लेते तो और अच्छा हो जाता ना, बोलेगा हाँ हाँ अच्छा। तो ना उसको बुरा लगता ना आपको बुरा लगता। तो सिंपल सी चीज है, करेक्शन कभी मत करो। याद रखना, एंजल्स कभी किसी को करेक्ट नहीं करते, दे ऑलवेज इंस्पायर्ड। आप समझ लो, अगर आपको सही करना है अपने आप को, तो चेंज योर इमोशन फ्रॉम करेक्शन टू इंस्पिरेशन। लिख लीजिए आप, क्योंकि इंस्पिरेशन व्यक्ति को इंटरनली स्ट्रेंथ देती है टू बिकम बिग। एप्रिशिएशन में वो ताकत होती है जो आप में शक्ति। अभी आप खुद सोचो, आपने एक नई ड्रेस खरीदी हो, कोई आके बोल दे आपको बड़े अच्छे लग रहे हो आज, आप देखो तुरंत स्माइल आती है चेहरे पे, इसका मतलब क्या था? आप में से कोई कितना ही कहता हो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने कोई अच्छा काम किया हो, कोई आके आपको एक बार बोल दे अरे आपने क्या काम किया है, आप तो बस बहुत अच्छे ही लग रहे हो आज, आज आपने कमाल का काम किया है, आपको अंदर अंदर कैसा लगता है? चेक कर लो आप सब। सबको अच्छा लगता है, और जो बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है वो। देखिए, आपकी किसी ने महिमा की, उस महिमा के बदले में यदि आप थैंक यू बोल रहे हो बट इगोइस्टिक नहीं हो रहे हो, तो आपने उस महिमा को सही रूप में स्वीकार किया है। यदि आपने दूसरों से एप्रिसिएशन पाया और वो एप्रिसिएशन आपका ईगो में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इट्स वेरी डीप। कभी कभी क्या होता है, किसी की तारीफ कर दो, तभी तो ऐसी कहावतें बनी, लोग बोलते हैं ना, अरे भाई इनकी जात तारीफ मत करो वरना झाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो तारीफ करिए, झाड़ पे चढ़ने की कहानी क्या है? वो तारीफ कर झाड़ चढ़ने की कहानी मतलब है इनमें ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, इसलिए इनकी तारीफ मत करो। इस चक्कर में लोग बेचारे अच्छे खासे लोग हैं, गुणों की तारीफ भी नहीं करते, कहीं इसमें ईगो ना आ जाए। और इससे हो क्या रहा है, जो बेचारा बच्चा कुछ कर भी रहा है और आगे बढ़ सकता था, जिसमें अहंकार भी नहीं आना था, जबकि जिसे अपना सेल्फ एस्टीम की जरूरत थी, थोड़ा से मोटिवेशन की जरूरत थी थोड़ा सा, बेचारा वो भी डिप्रेस हो रहा है, चने के साथ घुन पिस रहा है। सवाल ये होता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, ये बड़ी काम की चीजें हैं, अगर आपने चीज लर्न कर ली ना, आप देखना आपके रिश्तों में, आपकी चीजों में मजा आने वाला है आपको बहुत तगड़ा। और ये भगवान के सिद्धांत है, फेल नहीं हो सकते कभी भी। मैंने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर ये जो सिद्धांत सीखे हैं ना, इन्होंने मेरे जीवन को बहुत बल दिया है, कमाल के सिद्धांत है। पहली बात, ऑलवेज क्रिटिसाइज द एक्ट नॉट द पर्सन। लिख लो बड़ा बड़ा, कभी भी किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज मत कीजिए आप। अगर करना ही है क्रिटिसाइज तो ओनली द एक्ट, उस पर्टिकुलर कार्य को क्रिटिसाइज करिए। और ऐसे ही एप्रिशिएट द एक्ट नॉट द पर्सन। इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे इससे क्या क्या अंतर आएगा, मैं बताता हूं आपको अंतर। जब आप एक्ट को क्रिटिसाइज और एक्ट को ही एप्रिशिएट करोगे, तो सामने वाले का ध्यान भी अपनी एक्ट पर जाएगा, ना कि ओवरऑल पर्सनैलिटी।
जब आप व्यक्ति को गलत बोल देते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब आप व्यक्ति को ही गलत बोल देते हो तो व्यक्ति को लगता है मैं कुछ करने के योग्य ही नहीं हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो वर्थलेस हूं। लेकिन जब आप एक्ट को क्रिटिसाइज करते हो तो वो सोचता है ओके ये वाला मेरा एक्ट ठीक नहीं है, बाकी मेरा ठीक था। तो क्या होता है कि उसके पास खुद के वर्दी रहने के कारण भी होते हैं, बहुत ध्यान से, उसके पास खुद के वर्दी रहने के कारण भी होते हैं और उसके पास अपने सुधार के लिए भी चीजें होती हैं, और इससे कभी भी आपका संबंध खराब नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, क्रिटिसाइज पर्सनली, एप्रिशिएट पब्लिकली। अगर आप सारे संबंधों को सुधारना चाहते हो, अपने परिवार के हर सदस्य को जब भी उसकी कोई अच्छी बात देखते हो तो सबके सामने बोलो तुमने ये वाला काम ना कमाल का किया है, यू डन इट ब्रिलियंटली। अब इससे क्या होगा, जब सब उसको देखेंगे, सब लोग उसकी तारीफ करने लगेंगे, तो वो उसको क्या लगेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपने क्रिटिसाइज किया होगा पर्सनली, अकेले में, तो उसे बेइज्जत फील नहीं होगी। हाँ ठीक है। ऑलवेज एप्रिशिएट द एक्ट, ऑलवेज क्रिटिसाइज द एक्ट, नॉट द पर्सन। भाई मैंने कोई गलती की, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं गलत आदमी हो गया। गलती सिर्फ एक एक्ट है, और गलत आदमी हो जाना पूरा जीवन, मतलब मेरा व्यक्तित्व भी आपने वो बना दिया। गलतियां तो महात्मा गांधी से भी हुई, गलतियां तो रामकृष्ण परमहंस से भी हुई, विवेकानंद से भी हुई, सबने करी है गलतियां। तो क्या वो गलत हो गए? नॉट एट ऑल। सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रैशनल इंटेलिजेंस के साथ अगर मुझे इमोशनल को ठीक रखना है तो मुझे अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं का कद्र करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट। यदि आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, ऑलवेज रिस्पेक्ट द इमोशन ऑफ अदर पीपल एज यू डू विद योरसेल्फ। जैसे आप अपनी भावनाओं की कद्र चाहते हो, दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करो। कोई भी ऐसा एक्ट मत करो जिससे किसी के अहम को चोट लगे, और वो सिर्फ तब होगा, ये दो एक्ट सुधार लो आप, एप्रिशिएट पब्लिकली, क्रिटिसाइज और करेक्ट पर्सनली। बल्कि इमोशन ऑफ करेक्शन को चेंज करना है किसमें? इमोशन ऑफ इंस्पिरेशन। हमेशा दूसरों को इंस्पायर्ड करना है, और याद रखना इंस्पायर्ड कभी किसी की कमी बताकर नहीं किया जाता। इंस्पिरेशन ऑलवेज नीड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंस्पिरेशन ऑलवेज नीड एप्रिशिएशन। क्योंकि जब आपको एप्रिशिएट किया जाता है तभी आपका इंटरनली इंस्पायर्ड हो रहा होता है। जब आपकी कमी बताई जा रही होती है तो आप फील कर रहे होते हो डिप्रेशन, यू ऑल फील डिप्रेशन। तो इसके लिए इंप्रूव क्या होगा? अब इमोशंस के लिए एक्सपेक्टेशन से बाहर आना है। मुझे डिजायर्स नहीं रखनी, मुझे डिजर्विंग बनना है। और जब मैं लिख लीजिए इस बात को बड़ा बड़ा, मैं भगवान से रोज प्रार्थना में भी ये लिखता हूं, थैंक यू गॉड, आपने मुझे डिजर्विंग बना दिया, जिसकी वजह से दुनिया की सभी इच्छाएं मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे अपने आप चलकर आ गई। सो बी डिजर्विंग। डिजर्विंग होंगे तो आप अपने को मिले हुए रिसोर्सेस के साथ आप न्याय कर पाएंगे। भगवान के प्यार के भी डिजर्विंग बनिए, ताकि उसका प्रेम आपकी तरफ बरसे, उसकी दृष्टि आपकी ओर आए। बी डिजर्विंग। परमात्मा को पूरा पाने के लिए यू नीड टू बी डिजर्विंग। और यहां पर डिजर्वनेस क्या है? बी सोल कॉन्शियस। क्योंकि भगवान को सिर्फ आत्मा दिखाई देती है, उसे शरीर दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद एक आत्मा है, इनविजिबल है। आप ऐसा चेक करो, लेट्स से आप सब अपने हाथ का पेन मेरे सामने ऐसे करो, पेन दिखाओ आप सब अपनी डायरी पेन। आपने पेन दिखाया, क्या हाथ ने ये इंफॉर्मेशन सुनी थी या माइंड ने? माइंड दिख रहा है किसी को? ये थॉट किसने दिया था?
माइंड ने हाथ को थॉट दिया, पेन दिखाओ। वो जो इंफॉर्मेशन आपने सुनी, वो जो थॉट था, वो इनविजिबल है या विजिबल? इनविजिबल। लेकिन वो काम कौन से करवा रहा है? विजिबल। तो अगर इनविजिबल करेक्ट हो गया तो विजिबल होने वाले सारे एक्ट करेक्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हेलो, मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी, समझ आ रही है? इसीलिए कहते हैं अवस्था ठीक होगी तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अवस्था मतलब इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। अगर स्टेट ऑफ माइंड ठीक होगा तो जो भी मैं एक्ट करूंगा, द एक्ट विल गोइंग टुवर्ड्स द गुड थिंग, सही दिशा में जाएंगी। याद रख लेना, एक और बात ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कि आपको आर्ट करना अच्छा लगता है, आप आर्ट करो। अगर वो आर्ट ठीक नहीं हो रही है तो उसमें पेन का, पेपर का, हाथ का दोष है या मेरे इमेजिनेशन, मेरी क्रिएटिविटी का दोष है? पेपर पे तो आप वो बना पाओगे जो यहां इमेजिनेशन में है। और जिसकी, अच्छा, जो कुछ लोग होता है नहीं, हाथ की प्रैक्टिस है, नहीं, हाथ को प्रैक्टिस करवाने वाला कौन है? इनविजिबल या विजिबल? इनविजिबल। आप जब किसी काम को, इवन देन हाथ को किस एंगल पे रखना है, किस एंगल पे मोड़ना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? इंटरनल। इंटरनल। अब अगर मैंने इंटरनल, अच्छा, लर्निंग कौन करता है? इंटरनल। एक्सप्रेस कौन करता है? इंटरनल। और हम ठीक क्या करते रहते हैं? एक्सटर्नल। हम ठीक क्या करते रहते हैं? एक्सटर्नल। चेक कर लो आप, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। चीज में प्रॉब्लम नहीं है, चरित्र में प्रॉब्लम है। चरित्र से चीजें आती हैं, चीजों से चरित्र नहीं। चीजें टेम्परेरी है, चरित्र परमानेंट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं फैशन टेम्परेरी है बट करेक्टर परमानेंट है। फैशन तो रोज बदलेगा लेकिन चरित्र अमर हो जाएगा। दुनिया आपको आपके फैशन के लिए याद नहीं करेगी। अभी देखो, जो कलाकार था सुशांत सिंह राजपूत, 14 साल की एज में उसने आत्महत्या करी। अब सोचो ना आप, मूवीज के हीरो क्या चीज दिखा रहे थे, क्या साहस दिखा रहे थे, बट अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाए, अपने डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाए, अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए। अब स्ट्रेस इंटरनल था या एक्सटर्नल? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंटरनल को ध्यान ना दे करके एक्सटर्नल को खत्म कर दिया। इज इट द सॉल्यूशन? नो। आत्मा में वो संस्कार अब अगले जन्म में जाएगा। जितना दुख यहां झेला, आत्मा में संस्कार डर का अभी भी है, आत्मा में डिप्रेशन अभी भी है। जब वो अगले जन्म में जाएगी, वही डिप्रेशन फिर से जाग जाएगा। क्या जिंदगी रही? यहां भी नरक, आगे भी नरक। आत्महत्या तो संसार का बिगेस्ट क्राइम है, बिगेस्ट। अरे इतनी सुंदर जिंदगी ईश्वर ने दी, इसमें फाइटर बनना है, कमजोर थोड़ी बनना है। बी द इंस्पिरेशन ऑफ मैनी, डोंट बी द डिप्रेशन ऑफ मैनी। इंपॉर्टेंट है, सोचो आप ध्यान से। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका अच्छा होता है वो जिंदगी में, लिख लेना बहुत बढ़िया, इमोशनल इंटेलिजेंस किस किसी में हेल्प करेगा आपको? कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होने देगा, कभी भी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होने देगा, कभी भी डिस्करेज नहीं होने देगा। ये जितने सिम्टम है ना, डिस्करेज होने के, डिप्रेस होने के, स्ट्रेस में आने के, एंगर में आने के, ये सब इमोशंस के कारण से होते हैं। इसीलिए इमोशन को कहा जाता है एजिटेशन इन थॉट्स। इमोशन की डेफिनेशन है, राहुल ने बहुत अच्छा लिखा है, आई फील दैट इट इज एन एक्ट ऑफ कॉवर्डनेस। आत्महत्या, सच बात है, कायरता की पहचान है कि जिंदगी से लड़ने की ताकत नहीं थी और जाकर के ऐसा उल्टा सीधा काम कर लिया। नाउ सो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे समझने की बात क्या है? इमोशंस को मुझे समझना है, इसके इंटेंस को।
एजिटेशन अगर है तो मैं इमोशनली कंफ्यूज्ड हूं, और यदि मेरे अंदर कोई एजिटेशन नहीं है, स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है, लिख लो आप बहुत बढ़िया से, स्टेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ फीलिंग इज परसेप्शन बाय टच। पर्सनल टच। मैं एक्चुअली आपको ना हर लेवल की क्लैरिटी पे लेके जाना चाहता हूं सभी को, ताकि आप एक एक बात को समझ पाएं, अपने एक एक इमोशन को समझ पाएं, कहां से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, कैसे करेक्ट किया जाएगा। तो आज 2 इंटेलिजेंस की बात हमने करी, रैशनल, इमोशनल, बाकी 2 की बात कल करेंगे, इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल। तो इमोशनल अगर इंटेलिजेंस मुझे लाना है तो सबसे पहले अपने हर इमोशन को कूल एंड काम होकर अंडरस्टैंड करना है कि ये एजिटेशन क्रिएट कर रहा है। ध्यान समझिएगा, कोई भी भावना अंदर में आई वो मुझे एजिटेट कर रही है, इरिटेट कर रही है या स्टेबल कर रही है, मैं महसूस कर रहा हूं, कूल काम कंटेंटेड हो रहा हूं। ये दोनों चीज आपको बताएंगी। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे तो आप कूल बनेंगे, काम बनेंगे, कंटेंटेड बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, अपना 3 कॉलम बना लीजिए, पेपर पे बनाइए, अभी लास्ट बस ये चीज करा रहे हैं, अभी 3 कॉलम बनाइए क्योंकि 10 बज रहा है। पहले कॉलम में लिखिए रैशनल इंटेलिजेंस, दूसरे में लिखिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस, और तीसरे में लिखिए आप इमोशनल डिस्टरबेंस। अब आपको वे सारी अपनी दिन भर की एक्टिविटी लिखनी है, अपने दिन भर की सारी एक्टिविटी लिखनी है। रैशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या करते हैं आप, यानी कहां कहां पे आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, किसी भी चीज को जैसे आप पहली बार लर्न कर रहे होंगे वहां पर रैशनल इंटेलिजेंस यूज होगा ही होगा। कोई भी चीज जो आपको नेचुरली नहीं आती है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे किसी से पहली बार बातचीत करना हो, उस हर चीज में आपका रैशनल इंटेलिजेंस यूज होगा, जिसको आपको प्लान करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग में किसी भी चीज की लर्निंग में सबसे पहले जो यूज होगा माइंड, वो आपका रैशनल इंटेलिजेंस यूज होगा। कोई भी सब्जेक्टिव लर्निंग, कोई भी स्किल लर्निंग, उसमें रैशनल इंटेलिजेंस यूज होगा। फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ इंटेलिजेंस विच डेवलप्ड बाय द वैल्यूज एंड पावर्स। जब जब आप अपनी 7 कोर वैल्यूज और 8 पावर का यूज करोगे, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा। और इसमें बस ध्यान क्या रखना है, नेवर ट्राई टू करेक्ट एनीवन, ऑलवेज ट्राई टू इंस्पायर्ड एवरीवन, बी द इंस्पिरेशन ऑफ मैनी, डोंट ट्राई टू बी करेक्टिव पर्सन, डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट। खुद को, अच्छा एक बात और सोचो, आप कल आपको एक काम और करना है, एक होमवर्क और दे रहा हूं, आप सबको एक एस्से लिखना है, सबको एक एस्से लिखना है। और एस्से क्या लिखना है, यदि ये सारी दुनिया मेरे माइंडसेट के हिसाब से बन जाए तो कैसी होगी। इफ द होल वर्ल्ड बिकम द रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी, तो ये संसार कैसा होगा। आधे तो अभी हंस रहे हैं सोच रहे भाई साहब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अब फिर भी कोच क्या करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। लिखना, आप देखता हूं कि कौन कौन लिखता है कि हाँ बिल्कुल वर्ल्ड मेरे जैसा हो गया। अगर आपकी सोच से धरती स्वर्ग बन जाए तो मैं आपके माइंड के प्रमोशन में लग जाऊंगा कल से, वो वाला ऐसे मैं सबको प्रमोट करूंगा। ध्यान समझना इस बात को। तो कल ये ऐसे लिखना, इससे आपका आत्मचिंतन बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों सोचता हूं कि दूसरे मेरे जैसे हो। कल मैं इसमें और डीप बात करूंगा, एक्चुअली मैं इस चिंतन पे बहुत डीप जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आपकी हर बीमारी की जड़ तक पहुंचे हम। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं ना, वो सब हमारे पास ही है, सॉल्यूशन भी हमारे ही पास है। इसलिए मैं एग्जांपल दे दे संसार चलना शुरू हो जाए तो ये संसार कैसा होगा, और क्या वो संसार मुझे अच्छा लगेगा, ये सारा राइट इट डाउन, आप इसको कर सकते हैं।
हाँ बहुत अच्छा राहुल, काम नहीं है। आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा, वो आसान नहीं था। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है उसके लिए आसान नहीं होता है, पता है आपको। इवन देन चम्मच से खाना खाना उसके लिए आसान नहीं होता है। वो चम्मच से खाना खाता है, कभी नाक में चली जाएगी, कभी बाहर गिर जाएगी, कभी कपड़े पे डाल लेगा, ये सब होता है। माओ से पूछो जो 1-2 साल तक उसके मुंह में खाना खुद खिलाती रहती है, उसके लिए भी आसान नहीं था। बच्चे को स्कूल भेजना आसान नहीं होता है। आपने जब पहली बार एबीसीडी सीखी थी तो एबीसीडी सीखना आसान नहीं था आपके लिए। लेकिन आज जितने काम भी आसान बने हैं, वे सारे काम आसान तब बने हैं जब आपने उनको मैनी टाइम प्रैक्टिस किया है, मैनी टाइम। सो एवरीथिंग इज इजी बट इट नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं है बहुत टफ है, प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत टफ है। चलिए, यस रश्मि दीदी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी रश्मि दीदी अनम्यूट कीजिए। यस अब मुझे पता है कि इमोशनल डिस्टरबेंस है, एजिटेशन है, पर ओवरकम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है? हाँ, उसके लिए ही मेडिटेशन का बल चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन की टेक्निक राइट होना चाहिए पहली बात, और इसके लिए मेडिटेशन का टाइम लंबा होना चाहिए। यू नीड टू बी अटेंशन मोर ऑन मेडिटेशन। क्यों होना चाहिए बता देता हूं आपको। जैसे शरीर होता है, शरीर के जिस अंग को आप ताकतवर बनाना चाहते हो, आपको उस अंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। किसी को लेग्स की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज, हैंड की एक्सरसाइज, जिम में जाओ, हर अंग की अलग एक्सरसाइज है। क्यों? उस अंग के रिपीटेशन उस अंग को मजबूत बनाते हैं। ऐसे ही माइंड रूपी मसल्स के लिए मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड मेडिटेशन, इन दो का टाइम पे अटेंशन देना इस मसल को मजबूत बनाता है। इसलिए भगवान की अभी बाद में जो नए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भगवान के महावाक्य सुनते हैं या जो क्लासेस करते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। सबसे पहले आप ये चेक करो कि आप खुद अपने आप से क्या बोलते रहते हो। तो अब ये चेक करो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, मेरे अटैचमेंट कहां पर है। जब एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट कम होते जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशन खुद से हो तो गलत है। अपने आप से भी जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो विदाउट बीइंग एनफ स्किल्ड और स्ट्रेंथन, दैट इज रॉन्ग। मेरी एक्सपेक्टेशन कैसे होना चाहिए? रियलिस्टिक। मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरी कमजोरी है, अभी मैंने काम नहीं किया। लेट्स से कि मैं जिम जाऊं, एक बंदा जो 2 साल से जिम कर रहा है उसका स्टेमिना, और मैं जाकर के उसके स्टेमिना पे एक्सरसाइज करूं, तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। बिकॉज अभी मेरी हड्डी में वो मजबूती नहीं आई है कि मैं उतनी स्ट्रेंथ को झेल सकूं। इन द सेम वे, किसी से कंपैरिजन मत करो, कंपटीशन मत करो। अपने से एक्सपेक्टेशन जो आप कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं किससे कंपेयर करके कर रहे होते हो। 2 चीजों को ध्यान दीजिए आप। उसका तो इतना हो गया, उसका तो इतना हो गया, मेरा तो नहीं हो पाया, फिर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। अपने से एक्सपेक्टेशन करो विदाउट बीइंग कंपेयर्ड योरसेल्फ। अपने आप को किसी से कंपेयर करे बगैर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से, कभी भी आप अटैच नहीं होंगे और कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। ये बड़ी गहरी चेकिंग है। सो कंपैरिजन से बाहर आना है सबसे पहले। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे सवाल जरूर पूछने चाहिए जिस तरह के सवाल हैं। किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं कोई 1 मिनट में। है किसी को सवाल? सारे सवाल आंसर हो गए? चलिए, आज के सेशन के विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा? लोपा बहन कुछ कहना चाहते हैं? जी लोपा बहन, 1 ही मिनट में बस। हाँ जी भाई जी, इमोशनल डिस्टरबेंस जो कलम आपने दिया है उसमें हमें करना क्या है? आपके इमोशन किन किन चीजों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं वो सब लिखना है। कितने डिस्टर्ब इसमें होते जैसे हैं, आप क्यों डिस्टर्ब होते हैं। रैशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इमोशनल को वैल्यूज और पावर से, और हाँ। रैशनल हमारा यहाँ यूज होता है। ये जो कलम बना है, हमारा जो चैलेंजेस हम फील करते हैं उसको लिखना है हर कलम में। नहीं, रैशनल इंटेलिजेंस का आपको क्या यूज है और आप कितना यूज करते हो, और उसकी वजह से क्या क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसकी कमी की वजह से। ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना आप यूज करते हो और कितनी कमी है और कहाँ कहाँ इसका यूज है।
वो सारे यूजिंग प्लेस लिखने हैं आपको। और फिर डिस्टरबेंस सारी, किस व्यक्ति की वजह से, किस चीज की वजह से, किस कमी की वजह से, किस मैं क्यों फील करती हूँ, ये क्वेश्चन तीनों में लिखने हैं। फिर आप एनालाइज कर पाओगे। सेल्फ चिंतन है ना, ये बड़ा गजब का चिंतन है। आप करके देखोगे, जब आप लिखोगे, और अपना ऐसे जरूर लिखना कि अगर संसार मेरी बुद्धि का रिफ्लेक्शन हो जाए तो कैसा होगा। ठीक है, चलिए, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? किसी कुछ एक्सपीरियंस है? यस नीलम, अनम्यूट करिए। सर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हाँ। जब मैंने फर्स्ट से क्लास ज्वाइन की थी तो वो मैंने अपनी मम्मी को, मम्मा ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि क्लास को ज्वाइन कर। उन्होंने इनफैक्ट मुझे कसम दी थी अपनी कि अच्छा। क्लास को ज्वाइन कर, तेरे को अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, पर अगर मुझे नेक्स्ट डे से पसंद नहीं आई तो आप मुझे फोर्स मत करना। हाँ। तो वो कहती ठीक है। और हाँ। आज फोर्थ या फिफ्थ डे है, आज मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ बैठी हुई है, मैं उस वो भी आई आज ये करने हाँ। के लिए। और मैं अपनी मम्मा को खुद बोलती हूँ, अलार्म सेट किया हुआ है 9 बजे का, कि Okay. मम्मा आपको सबसे पहले आना है और ये करना है सारे काम छोड़ के। तो मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही है अपने आप से। पहले मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी चीजों को लेके, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है। जैसे आपने बताया कि तुझे एक्सपेक्ट मत करो और किसी भी चीज से गिव एंड टेक वाला सिस्टम मत रखो। और कल जो आपने बताया कि हर किसी के गुण को अप्रिशिएट करो, तो कल आपकी क्लास खत्म होने के बाद मैं, मम्मा, पापा और मेरी छोटी बहन, हम एक दूसरे को एक दूसरे के गुण बता रहे थे कि वाओ, क्या। ब्यूटीफुल। हाँ यार, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कहीं हूँ, अपना टाइम अगर यूटिलाइज कर रही हूँ तो मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ। ब्यूटीफुल नीलम, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं नीलम? सर मैं द्वारका से हूँ, और सर अच्छा, ये मेरी मम्मा का नाम है नीलम, जो वो भी क्लास लेती है अपने फोन से। मेरा नाम यशस्वी है। क्या नाम है आपका? यशस्वी। स्पेलिंग करिएगा मेरे को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ पूरा। YASHASVI। अरे वाह, यूनिक नेम है आपका, तो मैं तो पहली बार सुना है, यशस्वी। थैंक यू। अरे वाह, या सो ग्रेट। चलिए, सो बहुत बढ़िया। देखिए ये चीज है ना, अभी इंस्पिरेशन मिला हमें नीलम का एक्सपीरियंस सुन करके। हाँ, कुछ अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिलती है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लाइफ के ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, दे मेक फील हैप्पी एवरीवन, हर एक को खुश करने की तरफ लेके जाते हैं और एक साहस देते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप कोशिश करिए जितने भी लोग को हम कनेक्ट करें चीजों के साथ में, क्योंकि हमें अच्छाई की चेन बनानी है। कोरोना ने बीमारी की चेन बना रखी है, हमें पॉजिटिविटी की चेन बनानी है, हा? हमें आत्मीयता की चेन बनानी है। अगर हमारी ये चेन बनती चली जाएगी तो देखो, पता है आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारतवर्ष में 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं, 20 करोड़ मानसिक बीमार। हम सबकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें खुद का जीवन तो अच्छा करना ही है, हमें किसी और के भी काम आना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो 2 मिनट भगवान को थैंक यू करेंगे और फिर खत्म करेंगे क्लास को। यहाँ पे ही सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। और जैसा आपने जाना कि मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती हूँ यहाँ पर, अभी इसको भी मैं तो बताऊंगा, अभी रहने का स्थान मैंने बताया नहीं है, अभी तो मैं रियलाइजेशन करा रहा हूँ आपको। बट आत्मा जो रहती है वो यहाँ रहती है, भ्रकुटी के बीच। फील करें आप यहाँ पे, मस्तक के बीचों बीच, इसीलिए तिलक और बिंदी यहीं लगाई जाती है। और बस स्वीकार कर लें, ऐसा बिल्कुल स्वीकार कर लें कि मेरे 7 गुण और मेरी 8 शक्तियां जाग गई हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्यारे पिता, जो आपने मुझे सद्बुद्धि, सद्ज्ञान देकर सदा विजयी बना दिया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मोस्ट एक्टिव, अलर्ट,
accurate, disciplined, determined, honest, हार्ड वर्किंग बनाकर सदा सफलता का अवतार बना दिया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे संसार में नंबर 1 रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट बना दिया। मेरे सभी कार्य समय से पूर्व पूरे हो जाते हैं। थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग्स में हमारा पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है, सुरक्षित है, गुणवान है, चरित्रवान है, साहसी है, निडर है। थैंक यू गॉड, सारी प्रकृति हमें सहयोग करती है और हम सारी प्रकृति को। थैंक यू गॉड, जो आपने हमें ये सुंदर ज्ञान, अपना परिचय, हमारी सर्व शक्तियों को जागृत करने के लिए दिया। आपने हमें हमारी पहचान दी, हमारा जीवन आसान हो गया, जीवन खुशियों से भर गया। थैंक यू, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सो गुड नाइट। अच्छा लग रहा है। कल हम जो बात करेंगे, अभी आगे चलेंगे, मैं बहुत अभी और कुछ डीप चीजों पे जाने वाला हूँ आपके साथ। सो आप सब लोग अपने सवालों के साथ जरूर रहा करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस। और टेक केयर, गुड नाइट।